students, and welcome back to Learn with Shweta. And today we are going to study English NCERT Honeycomb का chapter number 10, that is Story of Cricket. तो ये आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है. इसी के साथ हम लोग जो आपका सिलेबस है क्लास 7 इंग्लिश NCERT हनीकॉम का, उसके सारे चैप्टर्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है. तो इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी कि कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं. उसके लिए मैं अलग से एक वीडियोस भी बना दूंगी, सो आप देख लेना. तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. स्पोर्ट्स इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफ. इट इज़ वन way in which we assume ourselves complete with each other and stay fit. Among the various sports such as hockey, football and tennis, cricket appears to be the most appealing national entertainment today. How much do we really know about the game called cricket? So इस चैप्टर में हम किस गेम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? क्रिकेट के बारे में. हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट की आखिर हिस्ट्री क्या है क्रिकेट की. तो यहाँ पे ऑथर हैं बता रहे हैं कि स्पोर्ट जो है हमारी हेल्दी लाइफ का एक पार्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. एंड इट इज़ वन ऑफ द वे इन विच वी अज्यूम आवरसेल्फ, जिसमें हम अपने आप को अज्यूम करते हैं, जान पाते हैं. कम्पीट विथ ईच अदर एंड स्टे फिट, मतलब ये एक ऐसा गेम होता है जिसमें हम एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं, मतलब कंपटीशन करते हैं, और उसके बाद हम खुद को फिट भी महसूस करते हैं. अमॉन्ग द वेरियस स्पोर्ट्स सच एज हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस, क्रिकेट अपीयर्स टू द मोस्ट अपीलिंग नेशनल एंटरटेनमेंट टुडे. तो ये जितने भी गेम्स हैं, जैसे हॉकी हो गया, टेनिस हो गया, तो इन सारे गेम्स में से जो क्रिकेट है, जो गेम है, वो बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग, मीन्स इसकी डिमांड होती है पब्लिक में. क्रिकेट को लोग देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आज के टाइम में. एक तरीके से ये नेशनल एंटरटेनमेंट बन चुका है. हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट क्रिकेट गेम, तो इसके बारे में हम कितना ज़्यादा जानते हैं, चलिए अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो यही इस चैप्टर की जो छोटी सी समरी डिस्क्रिप्शन दी गई है, यहाँ पे ये बताया गया है. अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. पार्ट 1. क्रिकेट grew out of the many sticks and ball games played in England 500 years ago. तो 500 साल पहले की बात है. क्रिकेट जो है इंग्लैंड में खेला जाता था स्टिक से एंड बॉल से, मतलब पहले के टाइम में बैट नहीं होती थी, लोग स्टिक से और एक बॉल बनाते थे, उससे क्रिकेट खेला करते थे 500 साल पहले. कहाँ पे? इंग्लैंड में. तो सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि क्रिकेट सबसे पहले कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में खेला गया था. द वर्ड बैट इज़ एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब. तो जो बैट है, जो बैट वर्ड है, उसका मतलब होता है स्टिक या फिर क्लब. तो ये एक ओल्ड वर्ड है, ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, जिसका मतलब होता है स्टिक या फिर क्लब. By the 17th century, cricket had evolved enough to be the recognizable at a distinct game. तो जैसे जैसे 17वीं शताब्दी आई, 17th सेंचुरी आई, तो लोग धीरे धीरे क्रिकेट के बारे में जानने लगे थे. एंड till the middle of the 18th century, bats were roughly the same shape as hockey stick. और 18th century आते आते बैट्स को किसकी तरीके से बना दिया गया था, जैसे हॉकी स्टिक होती है, हॉकी स्टिक आप लोगों ने देखी होगी जे शेप में होती है, तो वैसे ही जे शेप में बैट की भी स्टिक को उन लोगों ने डेवलप कर दिया था, वैसे ही उन लोगों ने क्रिएट कर दिया था, जो भी क्रिएटर थे, जो बनाते थे. तो आज के टाइम में जो हम लोग बैट देखते हैं वो थोड़ी ऊपर से उठी हुई होती है, पीछे से फ्लैट होती है. पहले के टाइम में जब स्टार्टिंग हुई थी इंग्लैंड में क्रिकेट की, तो जो स्टिक से लोग खेलते थे, उसके बाद उन लोगों ने हॉकी का शेप दिया क्रिकेट के बैट को 18th सेंचुरी आते आते. कर्विंग आउटवर्ड एट द बॉटम, जैसे कि मैंने बताया कि बॉटम से, नीचे के साइड से आउटवर्ड बाहर की तरफ वो कर्व होती है जे शेप में. देयर वॉज अ सिंपल रीज़न फॉर दिस. द बॉल वॉज बोल्ड अंडर आर्म्स along the ground and curve at the end. The bat gave the batsman best chance of making contact. तो इसका रीज़न एक यही था कि जो बॉल थी
वो पहले ऊपर से नहीं फेंकी जाती थी, अंडर आर्म मतलब हाथों के नीचे से ज़मीन से होते हुए बॉल जाती थी और लोग वो जे स्टिक वाली बैट से उसको मारते थे और बॉल आगे की तरफ बढ़ती थी, जो भी बैट्समैन होता था। वन ऑफ द peculiarities of cricket is that the test match can go on for 5 days and still end in a draw। तो देखो आप यहाँ पे पहले की जो बैट्स होती थी उसकी एक यहाँ पे पिक्चर दी गई है और यहाँ पे बताया गया है कि जो पहले के टाइम का बैट था वो किस तरीके से होता था। द ओल्डेस्ट क्रिकेट बैट in existence, note the curved end similar as to hockey stick। तो इसका जो कर्व एंड है वो किसकी तरीके से है, हॉकी स्टिक की तरीके से है। तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही पेकुलैरिटीज देखी गई थी क्रिकेट मैच में, मतलब स्ट्रेंज थिंग देखा गया था कि जो टेस्ट मैचेस होते थे कैन गो ऑन फॉर 5 days एंड स्टिल एंड इन अ ड्रॉ। तो कभी कभी जो टेस्ट मैचेस होते थे वो 4 से 5 दिन के होते थे और रिजल्ट भी कभी कभी ऐसा होता था कि फाइनल रिजल्ट नहीं आता था, मैच जो होता था वो ड्रॉ हो जाता था, मतलब दोनों टीम के सेम स्कोर्स होते थे। तो ड्रॉ का मतलब देखिए यहाँ पे बताया गया है, रिजल्ट ऑफ अ गेम इन विच नाइदर साइड विंस और लूज। तो कोई भी साइड ना जीतता था ना हारता था। आजकल के आप लोग टेस्ट मैच देखे होंगे कि वनडे मैचेस होते हैं, एक दिन में होता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन पहले के टाइम में 4-5 दिन के चला करते थे। नो अदर मॉडर्न टीम सपोर्ट टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट। अ फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर इन एन आवर एंड हाफ। Even a baseball complete 9 innings in less than half the time, and it takes play a limited over matches, the shortened version of modern cricket। So बाकी सब गेम्स के बारे में बताया गया है कि एक फुटबॉल मैच जो होता है वो हाफ एन आवर या आधे घंटे या 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है। बेसबॉल जो होता है वो भी ख़त्म होने में 9 इनिंग्स लगते हैं या उससे कम इनिंग्स लगते हैं और हाफ टाइम ही लगता है और ये ख़त्म हो जाता है। ये लिमिटेड ओवर मैच होता है और एक शॉर्टर वर्जन बोला जाता है क्रिकेट का, बेसबॉल जो होता है। अनदर यहाँ देखिए बेसबॉल को डिफाइन भी किया गया है कि बेसबॉल गेम पॉपुलर इन यूएसए, प्लेड विद अ बैट एंड अ बॉल बाय 2 टीम्स ऑफ 9 प्लेयर, ईच ऑफ द फील्ड विद 4 बेसेस। तो ये एक शॉर्ट वर्जन होता है क्रिकेट का, बैट और बॉल के साथ खेला जाता है। अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिकेट इज दैट द लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड 22 yards। सो एक और यहाँ पे स्पेसिफिकेशन बताई जा रही है क्रिकेट की। जो पिच होता है, जो ग्राउंड होता है क्रिकेट फील्ड का, वो 22 yards में होता था, 22 yards में होता था। बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज़ नॉट। लेकिन जो साइज़ होती थी ग्राउंड की और जो शेप होता था वो 22 yards का नहीं होता था, वो बड़ा भी हो सकता था। जो आजकल आप लोग देखते होंगे कि क्रिकेट की जो फील्ड होती है वो राउंड में होती है, तो पहले के टाइम में ऐसे ज़मीन भी नहीं मिलती थी, स्क्वायर शेप में मिल जाती थी, खुले मैदान मिल जाते थे, मतलब कहीं पे भी वो लोग क्रिकेट का फील्ड बना लेते थे। Most other team sports such as hockey and football lay down 2 dimension of a playing area, cricket does not। तो बहुत सारे जो गेम्स थे लाइक हॉकी एंड फुटबॉल जो थे उनका एक लेंथ ब्रेड्थ होता था, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई होती थी कि इस फील्ड में हम हॉकी खेलेंगे तो इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी होगी, अगर हम फुटबॉल खेलेंगे तो इतनी लंबाई चौड़ाई होगी। लेकिन क्रिकेट के लिए उस टाइम तक कोई मेजरमेंट फील्ड डिसाइड नहीं किया गया था उसके ग्राउंड के लिए। एंड ग्राउंड कैन बी ओवल लाइक एन LDL oval और nearly circular like Chepauk in Chennai। तो ग्राउंड जो होता था कभी कभी ओवल शेप में होता था, जैसे एग होता है उसके शेप में हो जाता था, या फिर पूरा ही सर्कुलर होता था, जैसे एक चेन्नई में एक ग्राउंड है जिसका नाम है चेपॉक, उसकी तरीके से होता था। A 6 at the Melbourne cricket ground needs to clear much more ground than it does at फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। तो एक क्रिकेट ग्राउंड था जिसका नाम था मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, उसको ज़रूरत थी और ज़्यादा क्लियरेंस की कि वहाँ पे फिरोज शाह कोलकाता दिल्ली। तो वो जो ग्राउंड था वो कहाँ पे सिचुएटेड था, फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली,
वहाँ पे दिल्ली में ये ग्राउंड जो था वो सिचुएटेड था, तो उसको वहाँ पे क्रिकेट परफॉर्म होने वाली थी, तो उसको वहाँ पे और ज़्यादा क्लियरेंस की, सफाई की ज़रूरत थी। देयर इज़ अ हिस्टोरिकल रीज़न बिहाइंड बोथ दिस ऑडिटीज़। तो ये जो भी ऑडिटीज़ हैं, दोनों ऑडिटीज़ के बारे में बताया गया, चेपॉक इन चेन्नई एंड सेकंड जो है फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। इसके पीछे एक हिस्टोरिकल रीज़न भी है। क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स टू बी कंडिफाइड। कंडिफाइड मीन्स होता है स्टैंडर्डाइज्ड विद द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो क्रिकेट जो था वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट मॉडर्न टीम, तो अभी अभी क्रिकेट जो थी वो इमरजेंस में आई थी और एक मॉडर्न टीम थी जिसको स्टैंडर्डाइज किया गया था रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। द फर्स्ट रिटन लॉ ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744। तो पहला जो रिटन लॉ आया था क्रिकेट के लिए वो 1744 में आया था। दे स्टेटेड principal shall choose from amongst the gentlemen present 2 umpires who shall absolutely decide all disputes। तो यहाँ पे पहला रूल ये बनाया गया था कि उसका जो प्रिंसिपल था, मतलब सिद्धांत था जो क्रिकेट का, वो ये कहता था कि जो भी टीम्स होंगी अमॉन्ग्स द जेंटलमैन प्रेजेंट 2 एम्पायर्स, 2 एम्पायर्स रहेंगे टीम में, कि अगर कोई लड़ाई होती है, कोई भी डिस्प्यूट किसी भी तरीके का होता है तो वो उसको सॉल्व कर सके, सॉर्ट आउट कर सके। द स्टम्प मस्ट बी 22 इंचेस हाई एंड द बेल अक्रॉस देम 6 इंचेस। तो जो स्टंप रहेगा उसकी हाइट कितनी रहेगी, 22 इंचेस रहेगी, और जो उस पे जो बेल्स होते हैं, जो लकड़ियाँ छोटी छोटी रखी जाती हैं, वो 6 इंचेस की रहेंगी। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ऑन्स। तो बॉल्स जो होगा वो कितने ऑन्स का होगा, कितनी उसकी गोलाई होगी, अराउंड 5 to 6 इंचेस की होगी। एंड द 2 सेट्स ऑफ स्टम्प 22 यार्ड्स अपार्ट। तो 2 सेट्स जो होंगे स्टम्प्स के वो 22 यार्ड्स अपार्ट में रखे जाएंगे, मतलब दोनों साइड रखे जाते थे ना, जो डिस्टेंस बनाई गई थी ग्राउंड में यार्ड की, तो वो 22 यार्ड्स की थी। जैसे दोनों साइड आप लोग देखते होंगे जब क्रिकेट खेला जाता है तो एक बैट्समैन सामने रहता है और उसके जस्ट सामने एक बैट्समैन रहता है, तो दोनों साइड्स स्टम्प्स रखे जाते थे। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड इन Hambledon in the 1760s in the Melbourne Cricket Club, that is called MCC। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए थे उस टाइम में, और उसके बाद जो फर्स्ट क्रिकेट क्लब बना था, जो कि कहाँ पे बना था, हैम्बलेडन में 1760 में, जिसका नाम था मालबोर्न क्रिकेट क्लब MCC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। वॉज फाउंडेड इन 1787, जिसकी फाउंडेशन कब हुई थी, 1787 में हुई थी। ड्यूरिंग द 1760 एंड 1770 इट बिकम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर रेदर देन रोल इट अलोंग टू द ग्राउंड। तो अब जैसे जैसे 1760 से 1770 तक आते आते अब धीरे धीरे जो बॉल, जो बैट्समैन और जो बॉलर्स जो बॉल्स फेंकते थे, वो पहले वो ग्राउंड से होते हुए बॉल फेंकते थे, क्योंकि जो बैट थी वो जे शेप में आती थी। तो अब धीरे धीरे चेंजेस आने लगे और जो बॉल्स थे वो लोग एयर में स्विंग करके फेंकना स्टार्ट कर चुके थे, रोल करके फेंकने लगे थे पीठ से ऊपर। दिस चेंज गिव्स बॉलर द ऑप्शन ऑफ लेंथ। तो ये जो चेंज आया था बॉल को फेंकने का, ये बॉलर को कौन सा ऑप्शन दिया, लेंथ का, मतलब एक डिस्टेंस का, कि द डिस्टेंस फ्रॉम द बैट्समैन एट विच द बॉल पिचेस। तो एक लेंथ आ गई थी बॉलिंग में। डिसेप्शन थ्रू द एयर प्लस इंक्रीज प्लेस। तो उसमें एयर का डिसेप्शन भी आया था। डिसेप्शंस मीन्स होता है द बॉल इज नो लॉन्गर रोल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड बट सेंट थ्रू द एयर, हेंस द पॉसिबल वेराइटी ऑफ द डिसेप्शन इन बॉलिंग। तो जब इन लोगों ने डिसेप्शन किया था एयर में फेंकने का, उसके बाद क्या हुआ कि लेंथ मिल गई थी कि बॉल जो है कि कितने उसकी दूरी तय की जा सकती है फेंकने की, और बहुत सारे चेंजेस आए थे और जो प्लेस हुई थी वो भी थोड़ी इंक्रीज हो गई थी। इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर स्पिन एंड स्विंग। तो
ये जो ऑप्शन आया था न्यू बॉलिंग सिस्टम का कि जब हम ग्राउंड से नहीं बॉल फेंकेंगे, हवा में स्विंग करके फेंकेंगे, तो वहाँ पे स्पिन एंड स्विंग का ऑप्शन आ गया था बॉलर्स को। तो आप लोगों ने आजकल बहुत सारे जो क्रिकेटर्स हैं उसमें कुछ फेमस स्पिनर्स हैं जो स्पिन करके बॉल फेंकते हैं, कुछ स्विंगर्स हैं। तो जब आप इनके बारे में जानोगे तो अच्छे से डिटेल आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्रिकेट के जो प्लेयर हैं वो स्पिनर हैं और कौन स्विंगर्स हैं। It also opened the new possibilities of spin and swing. In response, the batsmen had to master timing and shot selection. तो उसके बाद जो बैट्समैन था उन लोगों को भी शॉट सेलेक्शन करने का टाइम मिल गया था कि हमें कौन सी शॉट्स मारनी है, लेफ़्ट से मारनी है, राइट से मारनी है, या हमें ग्राउंड से उठा के, मतलब जैसे 6 होता है, 4 होता है, उस तरीके के वो लोगों को शॉट सेलेक्शंस करने का भी चॉइसेस मिल गए थे कि कौन सी स्ट्रोक देनी है। And one immediate result was the replacement of the curved bat with the straight one. तो उसके बाद एक इमीडिएट रिप्लेसमेंट हुआ। जैसे ही बॉलिंग वो लोग एयर से करना स्टार्ट कर दिए थे तो वो जे शेप के बैट से बैटिंग करना मुश्किल होता था। तो ये इमीडिएट चेंज आया कि जो बैट का शेप था उन लोगों ने फ्लैट कर दिया, स्ट्रेट कर दिया, जे शेप में नहीं किया। उसके बाद वो चेंजेस आए थे। The weight of the ball was limited to be between 1/2 to 3/4 ounce. तो जो वेट था बॉल का वो 1/2 से 3/4 ounce रखा गया था। एंड द विड्थ ऑफ द बैट 4 inches. तो जो चौड़ाई थी बैट की वो 4 inches रखी गई थी इन 74। द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश्ड एंड ऑल्सो अराउंड दिस टाइम अ थर्ड स्टम्प बिकम कॉमन। तो उससे पहले बस 2 ही स्टम्प हुआ करते थे, लेकिन 74 के बाद 3 स्टम्प आने लगे थे और वो कॉमन रूल्स में इंक्लूड हो गए थे। बाय 70-80 3 days हैड बिकम द लेंथ ऑफ अ मेजर मैच एंड दिस ईयर ऑल्सो सॉ अ क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल। तो यहाँ पे 1780 आते आते तक जो क्रिकेट मैचेस 4 to 5 days के होते थे वो 3 days के लिए रख दिए गए थे, मेजर मैचेस जो बड़े बड़े मैचेस होते थे। और ये ईयर जो था फर्स्ट क्रिएशन किया था, फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल, मतलब ये जो ईयर था उसमें पहली बार जो 6 शॉट मारी जाती थी तो वो मारी गई थी और उसके बाद जो 6 रन लेने हुए थे वो स्टार्ट हुए थे by the year of 70-80. Now, if you look at the game's equipments, you can see how cricket both change with the changing time and yet fundamentally remain true and its origin in rural England. तो अगर आप क्रिकेट की इक्विपमेंट्स को देखोगे, मतलब उसके जो सामान थे जैसे स्टम्प्स हो गया, बैट हो गए, बॉल हो गए, तो आपको पता चलेगा कि जो क्रिकेट था जब इंग्लैंड के टाइम में खेला जाता था उस टाइम से ले और जब आगे 70-80 तक आते आते उसमें कितने ज़्यादा चेंजेस आए थे। क्रिकेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स आर मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल्स। तो क्रिकेट के जो भी चीज़ होते थे वो नेचुरल रिसोर्सेज से बनाए जाते थे, प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, मतलब वो इंडस्ट्रीज़ में नहीं बनते थे। द बैट इज़ मेड विथ लेदर, ट्वाइन एंड कोक। तो जो बैट था वो किससे बनता था? लेदर से बनता था, टॉइन से बनता था और कोक से बनता था। एंड इवन बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड। और आज के टाइम में भी बैट एंड बॉल दोनों क्या होती हैं? हैंडमेड होती हैं, हाथों से बनाई जाती हैं। तो कभी भी ये जो बैट और बॉल, मतलब जो क्रिकेट के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो इंडस्ट्रियल मेड नहीं होते हैं, वो किससे बने होते हैं? हैंडमेड होते हैं। एंड इन द नेक्स्ट लाइन, नॉट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर। तो यही मैंने बताया कि इंडस्ट्रियलाइज नहीं होते हैं, मैन्युफैक्चर वहाँ पे नहीं होते, वो हैंडमेड होते हैं। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम। तो जो मटेरियल यूज़ किए जाते थे बैट में वो धीरे धीरे चेंज किए जाने लगे। एंड नाउ
slightly over time. Once it was cut off the single piece of wood, now it consists two pieces, and the blade, which is made out of wood of the willow tree, and the handle, which is made of the canes that become available in European colonialist and trading companies established themselves in Asia. So पहले जो है बैट को बनाने के लिए एक लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी, फिर धीरे धीरे करके दो वुड्स की ज़रूरत पड़ने लगी, जैसे यहाँ पे बताया गया नाउ इट्स टू कंसिस्ट टू पीसेस ऑफ वुड। देन उसके बाद उसमें ब्लेड को इंक्लूड किया गया, उसका जो हैंडल होता है उसको पकड़ने के लिए भी विलो ट्री के वुड को यूज़ किया गया। और अब के टाइम में कुछ यूरोपियन कॉलोनलिस्ट हैं जो कि एशिया के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं अब अवेलेबल हो गई हैं एशिया के डिफरेंट पार्ट में। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज़ refused to remark its tools with industrial and man-made materials. So जैसे कि गोल्फ और टेनिस की तरह ही क्रिकेट ने भी रिफ्यूज़ कर दिया था इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, और मैन मेड मटीरियल से उनके जो भी इक्विपमेंट थे वो बनते थे। प्लास्टिक, फाइबर ग्लास एंड मेटल हैव बीन फॉर्मली रिजेक्टेड। तो क्रिकेट गेम्स के जितने भी इक्विपमेंट थे उसमें प्लास्टिक हो गया, फाइबर ग्लास हो गया और मेटल्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो थी वो फॉर्मली रिजेक्टेड थी, रिजेक्ट कर दी गई थी। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, क्रिकेट हैज़ बिन इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो आगे के टाइम में जब ये हुआ था कि अब क्रिकेट के इक्विपमेंट्स को बहुत और ज़्यादा प्रोटेक्टिविटी चाहिए, या जो प्लेयर्स हैं उनको और प्रोटेक्टिविटी चाहिए, कि जैसे किसी को चोट लग जाती थी, एंकल्स में लग गया, हेड पे लग गया, हाथों में लग गया, तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसमें चेंजेस भी आए। द इन्वेंशन ऑफ वैक्यूनाइज्ड रबर्स led to the introduction of pads and in 1848 and protective gloves soon afterwards, and the modern game would be unimaginable without helmets made out the metal and synthetic light weighted materials। तो धीरे धीरे उसमें चेंजेस आने लगे थे। पहले वो लोग हैंडमेड प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे, और 1848 आते तक वहाँ पे ग्लव्स आने लगे थे, प्रोटेक्टिव ग्लव्स हाथ में पहनने के लिए, और वहाँ पे हेलमेट्स का भी यूज़ होने लगा था क्रिकेट में। एंड सिंथेटिक लाइट वेटेड मटेरियल्स के जो भी प्रोडक्ट्स होते थे बहुत ही लाइट वेटेड मटेरियल्स के होते थे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट जो है क्रिकेट का कंप्लीट हो गया। नाउ विल कंटिन्यू विद द पार्ट 2। The origin of India cricket are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrians in Parsis। तो जो पहली कम्युनिटी थी इंडिया में जब ओरिजिन हुई थी क्रिकेट की इंडिया में, तो जो पारसीज थे उन लोगों ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था। पारसीज जो कम्युनिटी होती है वो लोगों ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था बॉम्बे में। ब्रॉट into close contact with the British because of their interest in trade and the first Indian community to westernize। तो ये जो कम्युनिटी थी वो पहली इंडियन कम्युनिटी थी जो वेस्टर्नाइज हुई थी, क्योंकि इनका जो काम होता था वो ट्रेडिंग का होता था, ब्रिटिशर्स के साथ मिलके इनका इंटरेस्ट होता था ट्रेडिंग में। तो जैसे वो ब्रिटिशर्स के साथ कांटेक्ट में थे तो उनको ब्रिटिशर्स के गेम्स के बारे में भी नॉलेज हुई, तो वो लोगों ने भी क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। द पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब, द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848। तो पारसीज ने पहला क्रिकेट क्लब बनाया जिसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब बॉम्बे में, जो कि बना था 1848 में। पारसीज क्लब्स वर फाउंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसीज बिजनेसमैन लाइक टाटाज एंड द वादियाज। तो पारसीज के जो मेंबर्स थे उन लोगों ने जो क्रिकेट को स्पॉन्सर कराया था, जो उसमें फंड्स वगैरह उन लोगों को चाहिए थे, उसके लिए जो टाटास थे बॉम्बे में और जो बिरला जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल फेसेस थे, बिजनेस टाइकून्स थे लाइक टाटास हो गए, वादियाज हो गए, उन लोगों ने हेल्प की थी। The white cricket elite in Indian offered no help to the enthusiastic Parsis। तो white cricket elite means जो ब्रिटिशर्स थे, white cricket means जो ब्रिटिशर्स थे जो कि ट्रेडिंग करते थे इन लोगों के साथ, पारसीज के साथ, उन लोगों ने किसी भी तरीके की हेल्प नहीं की थी इन लोगों को,
In fact, there was a quarrel between the Bombay Gymkhana, a whites only club, and Parsis cricketers over the use of a public park. इनफैक्ट उन लोगों ने कोई हेल्प नहीं की थी, और जबकि उन दोनों लोगों के बीच में लड़ाई भी हो गई थी, मतलब जो ब्रिटिशर्स के जो प्लेयर्स थे और जो पारसीज थे, क्योंकि वहाँ पे जो बॉम्बे में एक जिम खाना था, तो वो जिम खाना को जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने गेम्स के लिए यूज़ करते थे, और पारसीज चाहते थे कि उसको एक क्रिकेट क्लब बनाया जाए. The Parsis complained that the park was the Parsis cricket over the uses of public park. The Parsis complained the park was left unfit for cricket because the polo ponies of the Bombay Gymkhana dug up the surface. तो जो ब्रिटिशर्स थे उसको एज एन पार्क यूज़ करते थे, और इन लोगों को वहाँ पे क्रिकेट खेलना था, तो इन लोगों ने ये कंप्लेन किया था कि बॉम्बे जिम खाना में जो ब्रिटिशर्स पोलो गेम खेलते थे, तो जगह जगह उन लोगों ने डिगिंग कर दी थी, तो जिसकी वजह से जब वो क्रिकेट खेलते थे तो बॉल जो थे उन गड्ढे में चले जाते थे, तो इस चीज़ के लिए उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी. व्हेन इट बिकेम क्लियर दैट द कॉलोनियल अथॉरिटीज़ वर प्रीजुडिसाइड इन फेवर इन देयर वाइट compatriots, and the Parsis built their own gymkhana to play cricket in. तो उन लोगों को किसी भी तरीके का प्रीजुडिसाइड मतलब होता है कि पहले से ही जो जुडिशियल या फिर किसी भी तरीके का उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिला था गवर्नमेंट की तरफ से. व्हेन इट बिकम क्लियर दैट द कॉलोनियल अथॉरिटीज़ वर प्रीजुडिसाइड, मतलब पहले से ही जो कॉलोनियल अथॉरिटीज़ थी वो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में थी, उन लोगों ने किसी भी तरीके की उन लोगों की हेल्प नहीं की, तो वो लोग वाइट कंपेरेंट्स मतलब जो वाइट पीपल्स थे उन लोगों के फेवर में थे, तो पारसीज ने खुद का जिम खाना बना लिया टू प्ले क्रिकेट. The rivalry between the Parsis and the Bombay Gymkhana had a happy ending for this pioneers of Indian cricket. तो जो भी लड़ाई चल रही थी बॉम्बे जिमखाना और पारसीज के बीच में, इस तरीके से एक हैप्पी एंडिंग हुई थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ. उन लोगों ने वो बात समझ गए कि अब किसी तरीके की हेल्प नहीं मिलनी है, तो उन लोगों ने खुद का जिमखाना बना लिया. अ पारसीज टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट इन 1889. तो पारसीज की जो टीम थी वो बॉम्बे जिमखाना के टीम के साथ क्रिकेट कर रही थी, और उन लोगों ने 1889 में उस टीम को डिफीट कर दिया. जस्ट 4 years आफ्टर the foundation of the Indian National Congress in 1885, an organization that was lucky to have amongst the earliest leader the great Parsi statesman and intellectual Dadabhai Naoroji. तो 4 साल के बाद ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन हुई थी इंडिया में, एंड 1885 में ऑर्गेनाइजेशन जो थी दैट वाज अ लकी टू हैव अमॉन्ग्स द अर्ली लीडर दैट ग्रेट पारसी स्टेटमैन एंड इंटेलेक्चुअल दादा भाई नौरोजी. तो जिसको लीड किया था दादा भाई नौरोजी ने, जो कि खुद एक पारसी थे. मॉडर्न क्रिकेट इज़ द dominated by test and one-day international played between national team and players who become famous, who live on the memories of the cricket public, who lives in the memory of cricket public. So modern cricket की जो टीम थी, जो डोमिनेटेड टीम्स थी, जैसे जो टेस्ट एंड जो वनडे इंटरनेशनल्स होते थे, खेले जाते थे नेशनल टीम्स के बीच में, तो उसमें जो प्लेयर्स थे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, और जो कि लोगों की मेमोरीज में, उनकी यादों में अब रहने लगे थे. आर दोज हु हैव प्लेड फॉर द कंट्री, जो जिन लोगों ने अपने देश के लिए खेला था. द प्लेयर इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाउ और दोज हु वर द फॉर्चुनेट इवन इनफ टू प्ले द टेस्ट क्रिकेट. तो जो प्लेयर ऐसे थे जिनको याद किया जाता था, जो अपनी कंट्री के लिए खेलते थे और जो बहुत अच्छे टेस्ट क्रिकेट मैचेस खेले थे, जिसमें कुछ लोगों का नाम है जैसे C.K. नायडू, एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम, जो कि अपने टाइम के बहुत अच्छे बैट्समैन थे. लीव्स ऑन अ पॉपुलर इमेजिनेशन व्हेन सम ऑफ द ग्रेट contemporaries like Palwalkar Vittal and Palwalkar Bhalo have been forgotten. So
इन्हीं की तरीके के कुछ और क्रिकेटर्स थे, कंटेम्प्रोरीज क्रिकेटर्स थे, जिनका नाम था पलवरकल विट्ठल एंड पलवरकल बालो। वो भी अपने टाइम के बहुत अच्छे क्रिकेटर्स माने जाते थे, लेकिन लोग इनके बारे में भूल गए थे। लेकिन CK नायडू के बारे में आज भी वो उनकी मेमोरीज में याद रहते थे। इवन दाउ नायडू वॉज पास्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम when he played for India in its first test match against England starting in 1932. His place in India cricket history is assured because he was the country's first test captain. तो नायडू को, CK नायडू को क्यों जाना जाता था? क्योंकि उन्होंने 1932 में जब इंग्लैंड के अपोजिट अगेंस्ट में जब इंडिया ने मैच खेला था, तो उस टाइम वो टेस्ट कैप्टन थे। जो क्रिकेट टीम बनाई गई थी, उस क्रिकेट टीम के वो कैप्टन माने जाते थे। एंड इंडिया इंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ द टेस्ट क्रिकेट इन 1932। तो इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट खेलना कब स्टार्ट किया था? 1932 में। जैसे कि यहाँ पे बताया गया था कि CK नायडू ने फर्स्ट टाइम टेस्ट मैचेस को लीड किया था इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो वहीं से टेस्ट मैचेस की स्टार्ट हुई थी इंडिया में। अ डिकेड एंड हाफ बिफोर इट बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो जैसे कि सबको पता है कि उसके कुछ सालों बाद ही हमें आज़ादी मिल गई थी और हमारा जो नेशन था वो इंडिपेंडेंट हो गया था। ब्रिटिशर्स जो थे वो लोग यहाँ से जा चुके थे। एक्सक्यूज मी। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन in 1877 was organized as a contest between different part of the British Empire। तो ये पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि जो टेस्ट क्रिकेट जो थी 1877 जो इंग्लैंड में खेली जाती थी, वो ऑर्गेनाइज्ड हुई थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, नॉट सॉवेरियन नेशन, ना कि किसी सॉवेरियन नेशन में हुई थी। द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेस्ड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया when Australia was still a white shelter colony। तो जो पहला टेस्ट क्रिकेट था वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था, जबकि उस टाइम ऑस्ट्रेलिया जो थी वो खुद एक स्लेव कंट्री थी इंग्लैंड के अंडर में। सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ कैरिबियन दैट टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज टीम वर ब्रिटिशर्स कॉलोनी टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सिमिलरली और भी जैसे कुछ कंट्रीज़ थी लाइक कैरिबियन एंड कुछ वेस्ट इंडीज़ की टीम थी, वो भी ब्रिटिशर्स के अंडर में उस टाइम स्लेव्स थे और उस टाइम वो उनके अंडर में ही वो कंट्रीज़ थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो यहाँ पे आपका जो पार्ट 2 है वो भी फिनिश होता है। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट पार्ट 3। टेलीविज़न कवरेज चेंज cricket, it expanded the audience for the game by beaming cricket into small town and villages। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, टेलीविज़न कवरेज, जो टेलीविज़न्स पे क्रिकेट जब होते थे वो दिखाए जाते थे, बीम किए जाते थे, रिफ्लेक्शंस होते थे लोगों के बीच में, लोग देखें और उस क्रिकेट मैच के बारे में जानना स्टार्ट किए। तो इट एक्सपेंडेड द ऑडियंस फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन्स टू विलेज। तो टाउन टू टाउन, विलेज टू विलेज क्रिकेट को दिखाया जाने लगा और लोगों के बीच में उत्सुकता बढ़ती गई। इट ऑल्सो ब्रॉडन क्रिकेट सोशल बेस। तो इसने जो क्रिकेट का जो सोशल बेस था उसको भी ब्रॉडन किया, जैसे ब्रॉडकास्ट किया। And children who had never previously had a chance to watch international cricket because they live outside the big cities could now watch and learn by imitating their heroes। तो जो चिल्ड्रंस थे वो टाउन में रहते थे, विलेजेस में रहते थे, क्रिकेट देखने नहीं जा पाते थे, उनको एक चांस मिला ड्यू टू द टेलीविज़न। विद द हेल्प ऑफ टेलीविज़न दे कैन सी देयर हीरोज़ प्लेइंग द मैचेस। तो ये एक बहुत ही अच्छा चेंज आया था इंडिया में, जो टेलीविज़न के थ्रू ब्रॉडकास्ट करके क्रिकेट दिखाया गया था घर घर, चाहे वो विलेज हो चाहे वो टाउन हो, और लोग इंटरेस्ट के साथ देखते भी थे। इंडिया की बात की जा रही है।
The technology of satellite television and the worldwide reach of multinational television companies created a global mark for cricket. तो जो टेक्नोलॉजीज थी उस टाइम, जो सैटेलाइट जो थे टेलीविज़न के वर्ल्ड वाइड, मतलब विश्व के कोने कोने में फैले हुए थे, और मल्टीनेशनल टेलीविज़न जो कंपनी आज क्रिएट कर रही थी ग्लोबल मार्केट में, वो क्रिकेट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ. मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच लिविंग इन सूरत. तो सिडनी जो है एक सिटी है ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे जो मैचेस खेले जाते थे अदर कंट्री में, वो कहाँ पे देखे जाते थे? सूरत में, इंडिया में, ड्यू टू द टेलीविज़न, विद द हेल्प ऑफ द टेलीविज़न. मतलब सूरत में बैठे बैठे आदमी सिडनी में जो मैचेस हो रहा था वो देख सकता था. Since India had the largest viewership for the game amongst the cricket played national and the largest market in the cricketing world. तो उस टाइम जो इंडिया की जो जनता थी वो लार्जेस्ट व्यूवरशिप में आने लगी थी क्रिकेट के बेसिस में. मतलब क्रिकेट को देखने वाली सबसे बड़ी जनसंख्या इंडिया के लोग बन गए थे अमोंग द वर्ल्ड, मतलब विश्व में. द गेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया. तो जो गेम का जो सेंटर था वो धीरे धीरे साउथ एशिया की तरफ शिफ्ट करने लगा था. This shift was symbolized by the shifting of the ICC headquarter from London to tax-free Dubai. तो जो लंदन में इसका ICC का हेडक्वार्टर था, जो मैचेस होते थे वो अब टैक्स फ्री कर दिया गया था और शिफ्ट कहाँ हो गया था? दुबई में. 150 years ago, the first Indian cricketers, the Parsis, had to struggle to find an open space to play in. So 150 साल पहले की बात है, पारसीज को क्रिकेट खेलने के लिए एक ओपन प्ले ग्राउंड चाहिए था. उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया था. टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज़ मेड इंडियन प्लेयर्स इन द बेस्ट पेड एंड मोस्ट फेमस क्रिकेटर इन द गेम, मैन फ्रॉम होम द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज. तो और आज के टाइम में, पहले के टाइम में पारसीज ने क्रिकेट खेलने के लिए इतना स्ट्रगल किया, और आज के टाइम में जो भी प्लेयर्स क्रिकेट खेलते हैं उनको बेस्ट पेमेंट दी जाती है, फेमस क्रिकेटर बन गए हैं, और उन लोगों के लिए जो वर्ल्ड है वही स्टेज है. पूरा विश्व ही उनके लिए स्टेज है. मतलब जिस प्लेस की तलाश पारसीज कर रहे थे पहले के टाइम में, आज उन्हीं लोगों को पूरे विश्व ने स्टेज दे रखा है. जस्ट बिकॉज कि पहले लोगों को क्रिकेट की इतनी नॉलेज नहीं थी इंडिया में, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, टेलीविज़न में उन लोगों ने क्रिकेट को खेलते हुए देखा, इंटरेस्ट आया लोगों को, तो वो जगह जगह क्रिकेट को ऑर्गेनाइज कराने लगे, फील्ड देने लगे. दिस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज मेड अप of many smaller changes, the replacement of the gentleman amateur by the paid professional. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था ये बहुत ज़्यादा चेंजेस लाया. जैसे कि कोई व्यक्ति अपने शौक के लिए खेलता था क्रिकेट, तो अब उनको रिप्लेसमेंट किया जाने लगा था अमाउंटर ऑफ पेड प्रोफेशनल. अब वो प्रोफेशनल्स प्लेयर बन गए थे जिनको पे किया जाता था, पैसे दिए जाते था. द ट्रम्प ऑफ वन डे गेम is as it overshadow test cricket in terms of the popularity. तो जो वन डे क्रिकेट मैचेस होते थे, ट्रम्प मीन्स होता है उसकी जो उत्साह थी, जो जीत की जो खुशी होती थी वन डे मैचेस की, ओवरशैडो टेस्ट क्रिकेट इन टर्म ऑफ पॉपुलैरिटी. तो टेस्ट क्रिकेट से ज़्यादा जो थे उसकी जो ओवरशैडो होती थी वो पॉपुलैरिटी के थ्रू जानी जाने लगी. क्रिकेट को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर उस टाइम तक माना जाने लगा था, और जो प्लेयर्स थे वो पेड प्लेयर्स हो गए थे. मतलब वो नॉर्मल प्लेयर्स नहीं रह गए थे, उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी. एंड द रिमार्केबल चेंज इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी. और इसकी वजह से ग्लोबल चेंजेस कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे. कॉमर्स ट्रेडिंग जो होती थी, जैसे मान लीजिए क्रिकेट की इक्विपमेंट्स की ट्रेडिंग की जा रही है, या टेक्नोलॉजी में जैसे कि टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, क्रिकेट लोग देख रहे हैं. तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा ग्लोबल चेंज आया था इंडिया में. तो इस तरीके से ये जो क्रिकेट था ये पूरी तरीके से इंडिया में एक तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस लेके आया, बहुत ग्रैंड चेंज होता है वो लेके आया था. और यही एक वे है जिस तरीके से टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आगे बढ़ी और क्रिकेट की व्यूवरशिप जो हुई थी
वो इंडिया में आगे आई। और जो स्टोरी ऑफ क्रिकेट है ये इसी तरीके से स्टार्ट हुआ था। पहले इंग्लैंड में क्रिकेट खेला गया, फिर उसके बाद जब इंडिया में वो आया तो धीरे धीरे पारसीज़ ने खेलना स्टार्ट किया क्योंकि वो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते थे ब्रिटिशर्स के साथ, उनको नॉलेज थी क्रिकेट की। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की हेल्प से लोगों के बीच में क्रिकेट जो था बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया, और जो क्रिकेट खेलते थे वो प्लेयर्स फेमस हो गए, उनको ज़मीन मिलने लगी खेलने के लिए, और उनके लिए पूरा वर्ल्ड ही था वो स्टेज बन गया। सो दिस स्टोरी इज़ बाय रामचंद्र गुहा, adapted from the chapter 7 of the India and Contemporary World 1 टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री ऑफ क्लास 9 NCERT। तो जब आप क्लास 9 में जाएंगे NCERT में आपको ये चैप्टर मिलेगा, तो उसका ही ये एक पार्ट है। सो दिस इज़ हाउ वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर, और इसके साथ साथ ही आपका सिलेबस का ये लास्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो आपको क्या करना है कि आपको अगर अपने किसी भी सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस को देखना है तो मेरे चैनल पे ऑप्शन आता है प्लेलिस्ट का। जब आप चैनल ओपन करोगे तो ऊपर में ऑप्शन होता है वीडियो शॉर्ट्स एंड प्लेलिस्ट के, तो प्लेलिस्ट पे जाना है, क्लास 7 की वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करना है। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो इस चैप्टर की अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ। टिल देन बी सेफ, बाय।